नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीम ने जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से आतंकियों के एक मददगार ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस को हथियार और 2 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। पकड़ा गया शख्स पुलवामा का रहने वाला है, जो आतंकियों को हथियारों की सप्लाई करता था। पुलिस ने दावा किया कि आतंकियों के मददगार ने पूछताछ में कबूला कि जो हथियार ड्रोन से गिराए गए थे वो हथियार उसे आतंकियों तक पहुंचाने थे। लखनऊ में 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या के प्रवेश मार्ग पर आने वाले लोगों और गाड़ियों को जांच के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। राम जन्मभूमि की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, अयोध्या में जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। तो वहीं जांच के दौरान किसी पर संदेह होने पर उनका पहचान पत्र देखने के साथ ही कड़ाई से पूछताछ भी की जा रही है। रिहायशी इलाकों में पुलिस की टीमें गश्त कर रही हैं। किस तरीके की आज सुरक्षा बढ़ाई गई और सुरक्षा बढ़ाने का विशेष कारण क्या है? देखिए, सुरक्षा बढ़ाने का विशेष कारण तो आपको भी जानकारी है। वर्तमान में जो लखनऊ में 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं, इसको लेकर हम लोग विशेष अलर्ट हुए हैं और सतर्कता तो हमारी पूरी पहले से थी। हम लोग रेड जोन, ब्लू जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन के सारे बैरिकेडिंग पर चेकिंग चलती है, जैसा कि आप यहाँ खुद देख रहे हैं, पूर्व में भी और आज भी। आज हम लोग विशेष सतर्कता इसलिए कि एक आदमियों को चेक करें, एक वाहन चेक करें, बाहरी व्यक्तियों को भी, चाहे अंदर के व्यक्तियों को, यहाँ के रहने वाले क्यों ना हो, सभी को चेक करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने अलकायदा के आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। अपने ऑपरेशन के दौरान एटीएस ने लखनऊ के काकोरी इलाके के घर से अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक एटीएस ने इलाके के 3 घरों पर एक साथ रेड की। सर्च ऑपरेशन में एटीएस की टीम मौके से प्रेशर कुकर बम, एक टाइम बम और विदेश में बने हथियार बरामद हुए हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक ये आतंकी उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बम निरोधक दस्ता जो है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ है। इस पूरे घर को घेर करके जो अगल बगल के घर हैं उनको खाली करवाया गया है। पुलिस की टीम भी लगी हुई है, एटीएस भी है। इसके अलावा दोनों पाकिस्तानी हैंडलर है। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों ही पाकिस्तानी हैंडलर है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ का काकोरी इलाका इस वक्त सुर्खियों में। वजह है अलकायदा से जुड़े 2 आतंकियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में यूपी एटीएस का बड़ा ऑपरेशन। गिरफ्त में अलकायदा के 2 संदिग्ध। प्रेशर कुकर बम और हथियार बरामद। अलकायदा का टेरर प्लान नाकाम। रविवार सुबह करीब 11:30 बजे उत्तर प्रदेश की एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने राजधानी लखनऊ के काकोरी इलाके की सीता विहार कॉलोनी में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। एटीएस का ऑपरेशन शुरू होते ही मौसम का मिजाज भी बदलने लगा। तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। लेकिन मौसम के इस बदले तेवर के बीच एटीएस ने जिस बड़े तूफान को आने से पहले रोक दिया, उसका सच सुन और देखकर हर कोई दहल गया। दरअसल एटीएस टीम ने इस घर से अलकायदा के 2 संदिग्धों को पकड़ा था। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक एटीएस ने अपने इस बड़े ऑपरेशन से यूपी को दहलाने की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। एटीएस उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। जैसे ही एटीएस की टीम ने इस ऑपरेशन को शुरू किया, न्यूज़ 18 ने इस बात की खबर सबसे पहले आपको दी। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह यूपी एटीएस के इस बड़े और संवेदनशील ऑपरेशन पर शुरुआत से ही हर जानकारी देते रहे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ के काकोरी इलाके में यूपी एटीएस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन किया है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक एटीएस ने काकोरी फरीदपुर इलाके में एक घर को भी घेर रखा है। हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, अब क्या कुछ अपडेट इसको लेकर सामने आ रही है? 2 संदिग्ध आतंकी
पकड़े गए हैं उनसे क्या कुछ पूछताछ में पता चल पाया है? जो आईजी हैं जीके गोस्वामी, जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, वो भी मौके पर पहुंच गए और ये नई जानकारी निकलकर सामने आई। जो उमर अल मंदी है, इन आतंकियों का कंट्रोलर था। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से हडलिंग हो रही थी और ये ऑपरेशन कितना संवेदनशील था, ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही हैं। एटीएस आईजी जीके गोस्वामी खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। दरअसल यूपी एटीएस को दुबग्गा इलाके की सीता विहार कॉलोनी के एक घर में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। खबर मिलते ही एटीएस टीम ने मौके पर पहुंचकर घर को चारों तरफ से घेर लिया। घर से नीचे से ये नीचे जो घर है, यहाँ से एक शख्स को पकड़ा गया। उसके पास से प्रेशर कुकर बम था। उसके बाद लगभग 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला। 1 से 1:30 बजे के आसपास फिर एक शख्स को पकड़ा गया। उनके पास से और विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए, विदेशी पिस्तौलें बरामद हुई। उसके बाद ये पता चला कि इन लोग इनको जो हैंडल कर रहा था वो पाकिस्तान में बैठा था, अल उल मदनी, जिसको कहा जाता है हैंडलर, वो हैंडलर था पाकिस्तानी। और ये दोनों अलकायदा के संपर्क में, यानी बड़ी साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी। बड़े हमले की तैयारी की जा रही थी। अयोध्या से लेकर काशी तक उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता भी उनके निशाने पर हो सकते हैं। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक यूपी एटीएस की टीम ने अपने ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकियों मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन को गिरफ्तार किया। मसरुद्दीन को सीतापुर रोड लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। मसरुद्दीन से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए आतंकी 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकियों के बाकी साथियों की तलाश में उत्तर प्रदेश की अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। एटीएस ने उन 2 बड़े आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है जो इस घर में छुपे हुए थे। और जिसके बाद एटीएस अपना सर्च ऑपरेशन लगातार जारी कर रही है। यहाँ जिन जिन लोगों से शाहिद गुड्डू मिलता था उनसे पूछताछ की जा रही है। और सऊदी अरब में 5 साल तक उसके संपर्क में कौन कौन से लोग रहे, पाकिस्तान में वो कौन सा शख्स है जो शाहिद को हैंडल कर रहा था, इन सब की तलाश जारी है। खबर के मुताबिक इस सर्च ऑपरेशन के दौरान यूपी एटीएस को घर से 2 प्रेशर कुकर बम, 1 टाइम बम और भारी मात्रा में असलहे बरामद हुए। इसके अलावा एटीएस ने मौके से आईईडी टाइमर डिवाइस भी बरामद की। मौके पर मौजूद बम निरोधक दस्ते ने घर से मिले एक विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एटीएस की टीम ने घर से 2 संदिग्धों को पकड़ा। पकड़े गए दोनों संदिग्धों का अल-कायदा कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी उत्तर प्रदेश के बड़े और धार्मिक स्थलों को टारगेट करना चाहते थे। इतना ही नहीं, इन आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता भी थे। इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर अल मंदी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अल कायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। वो रूप ऊपर पर्दा जो है वो आपको दिखा दे। वहाँ एटीएस पूछताछ कर रही है और प्रेशर कुकर बम समेत जो काफी सामान बरामद हुआ है, विदेशी असलाह बरामद हुआ है। प्रेशर कुकर बम में वो विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए जिससे वो अयोध्या, काशी, मथुरा को टहला सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जो चेहरे हैं राजनीति के, उनको टारगेट कर सकते हैं। तो अयोध्या और काशी में भी अलर्ट कर दिया गया, चूंकि काशी में इस वक्त चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी मुकुल गोयल खुद मौजूद है। तो यही वो घर है जहां से हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों को दहलाने की कोशिश की जा रही थी। अल मदनी जो मास्टरमाइंड है, जो पाकिस्तान में बैठकर इनको हैंडल कर रहा था, उसके दो शूटर कहा जाए, 2 आतंकी यहां पर छुपे थे और रेकी कर रहे थे कि उनको अयोध्या पर कब हमला करना है, काशी पर कब हमला करना है, मथुरा पर कब हमला करना है। उनके टारगेट पर बड़े बड़े लोग थे। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक एटीएस की टीम एक हफ्ते से इन आतंकियों को ट्रेस कर रही थी। जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों का कंट्रोलर पाकिस्तान का उमर अल मंदी बताया जा रहा है। उमर अल मंदी का ठिकाना पाकिस्तान के पेशावर, क्वेटा में बताया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक धमाकों की इस साजिश का मास्टरमाइंड भी उमर अल मंदी ही है। गिरफ्त में आए दोनों आतंकियों की पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से हैंडलिंग हुई और एक छोटे ब्लास्ट की वजह से एटीएस को इन आतंकियों का सुराग मिला। खबर के मुताबिक आतंकियों ने गिरफ्तारी से पहले कुछ जलाया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान एटीएस टीम ने जिस घर पर छापा मारा था उसके आसपास के घरों को एहतियातन खाली करा दिया गया था। आतंकी अभियुक्त मिनाज अहमद, जिसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष है, के दुबग्गा थाना काकोरी अंतर्गत जो निवास है वहां पर दबिश दी गई तथा अभियुक्त मिनाज घर पे मिला और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है। लखनऊ के अलकायदा के आतंकी सियाज और शाहिद के घर यानी मुसीर के घर जो पूछताछ हुई थी वो देखिए अब यहाँ पर फोर्स आ चुकी है, निकल रही है। जो सर्च ऑपरेशन इनके हाथों में देखिए, हाथों में जो बाकायदा जो सामग्री है वो आप देख सकते हो, हाथों में जो गाड़ी के अंदर रखी जा रही है इधर आप देख सकते हैं, तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं गाड़ी में, और आप वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो कमांडो है वो ये तस्वीरें आप देखिए हाथों में इनके हाथों में देखिए जो आपत्तिजनक सामान जो बरामद हुआ है, ये देखिए दस्तावेज जो बरामद हुए हैं वो जा रहा है खासतौर से गाड़ी में ले जाके रखा जा रहा है। और देखिए ये सूटकेस ले जा रहे हैं, तो ये देखिए परिजन है उनको भी ले जाया जा रहा है, जो उनके घर के लोग हैं उनको भी ले जाने की कोशिश की जा रही है। घर के अंदर की भी तस्वीरें हम दिखाएंगे और जो बोलेरो हैं उसमें भी सामान रखा जा रहा है। कई सारे जो सामग्री थी, जो दस्तावेज थे वो ले जाया जा रहा है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक पकड़े गए संदिग्ध अलकायदा के स्लीपर सेल थे और फिलहाल एक्टिव होकर काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि ये आतंकी लखनऊ में बम ब्लास्ट करने की फिराक में थे। इतना ही नहीं, इन आतंकियों ने यूपी में सीरियल बम धमाकों की साजिश भी बनाई थी। दरअसल इस सर्च ऑपरेशन से पहले यूपी एटीएस को एनआईए से भी कुछ जानकारी मिली थी। एनआईए की एक टीम ने रविवार को अनंतनाग के कई इलाकों में छापेमारी कर कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। रेड के दौरान एनआईए ने सुनसुमा इलाके से जावेद अहमद मीर, अच्छाबल से उमर भट्ट, ओवैस अहमद भट्ट और तनवीर अहमद भट्ट और जिशान अमीन मलिक को गिरफ्तार किया। एनआईए ने कश्मीर के नवा बाजार इलाके में दारुल उलम के एक मरकज पर भी छापा मारा। छापे में मरकज के चेयरमैन अदनान अहमद नदवी के लैपटॉप समेत कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए। कश्मीर में जिस मरकज पर रेड मारी गई उसका ताल्लुक लखनऊ के दारुल उलम मरकज से बताया जा रहा है। उमर अल मंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। जून 2021 में पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में बम धमाके की साजिश रची और अब महज 25 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में बम धमाकों की साजिश। मतलब साफ है कि एलओसी पर सीजफायर का नाटक करने वाला पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी नापाक साजिशों के जाल बुनने से बाज नहीं आ रहा है। यूपी एटीएस का कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में बम धमाकों की साजिश में शामिल बाकी किरदारों को भी जल्द ही बेनकाब कर देगी। आरएसएस में संगठन स्तर पर फेरबदल किया गया है। अरुण कुमार को आरएसएस और बीजेपी के बीच संपर्क अधिकारी बनाया गया है। इससे पहले कृष्ण गोपाल आरएसएस और बीजेपी के बीच संपर्क अधिकारी थे। तो वहीं बंगाल में भी आरएसएस ने अपने 3 पदाधिकारियों को बदल दिया है। आपको बता दें, बंगाल और ओडिशा के क्षेत्रीय प्रचारक प्रदीप जोशी को संघ का अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख बनाया गया है। तो वहीं बंगाल के प्रांत प्रचारक और जोनल प्रचारकों को भी बदला गया है।
दिल्ली के टीकरी कला इलाके में भीषण आग लग गई। पीवीसी मार्केट में अंदर लगी आग इतनी भयंकर है कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही हैं। आग का धुआं भी इलाके में फैल गया है, जिसके बाद आसपास का इलाका खाली करवाया गया। आपको बता दें, दमकल की 40 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं, लेकिन आग की लपटें इतनी भीषण है कि उस पर काबू पाने में काफी मुश्किल आ रही है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है। आंधी हवा बहुत तेज़ चलने की वजह से जो साइड में दूसरे प्लॉट्स हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। 10 एकड़ का एरिया है लगभग, जो कि सारा इन्वॉल्व है। टोटल तो ये लगभग 300 एकड़ है और हवा तेज़ चलने की वजह से। और मेन इसमें डिसएडवांटेज ये रहा कि जो रोड है बीच में वो भी एनक्रोच्ड है, उसमें भी मटेरियल होने की वजह से एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट में जो फायर है वो आराम से उसमें ट्रैवल किया। तो इसके लिए अभी हमारे पास लगभग 3-4 घंटे और लगेंगे इसको फायर को कंट्रोल करने में। इसमें कोई हताहत वगैरह कोई नुकसान ऐसा नहीं है। यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश में बम धमाकों की साजिश रचने वाले अलकायदा के जिस आतंकी उमर अल मंदी के नाम को बेनकाब किया है, वो कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल का वांटेड सैयद अख्तर है। आतंकी उमर अल मंदी उर्फ सैयद अख्तर यूपी के संभल का रहने वाला है। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी भारत में आतंकी खौफनाक साजिश को बेनकाब किया है। दरअसल स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए लश्कर के एक आतंकी ने यह सच कबूल किया है कि उसने देश में बड़ी हस्तियों को टारगेट किलिंग की साजिश रची थी। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने यह कबूलनामा दिया है कि साल 2007 में ग्लासगो एयरपोर्ट पर आत्मघाती धमाका करने वाले अलकायदा आतंकी कफील अहमद के छोटे भाई डॉक्टर सबील अहमद ने। न्यूज 18 सुपर एक्सक्लूसिव। भारत में तबाही की साजिश का पर्दाफाश। टारगेट किलिंग का था प्लान। करोड़पति आतंकी का कबूलनामा। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे इस मासूम से दिखने वाले चेहरे की हकीकत जब आपको पता चलेगी तो आप भी कांप उठेंगे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक दरअसल इस चेहरे के पीछे एक शातिर दिमाग आतंकवादी का चेहरा छिपा है, जिसने भारत में एक खौफनाक साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। लेकिन इससे पहले वो अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक आतंकी संगठनों अलकायदा और लश्कर तैयबा से जुड़ा ये आतंकी भारत का सबसे अमीर आतंकवादी भी है। नाम सबील अहमद, उम्र 39 साल, पेशा डॉक्टर। आरोप भारत में टारगेट किलिंग की साजिश। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक आतंक के इस डॉक्टर यानी सबील अहमद का आतंक की दुनिया से पुराना रिश्ता रहा है। दरअसल स्कॉटलैंड के ग्लासगो एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले की साजिश में भी डॉक्टर सबील अहमद शामिल था। ग्लासगो एयरपोर्ट पर इस आतंकी हमले को सबील अहमद के बड़े भाई कफील अहमद ने 30 जून 2007 को अंजाम दिया था और पिछले 14 साल से सबील अहमद अलकायदा और लश्कर के लिए काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में डॉक्टर सबील अहमद ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। दरअसल ग्लासगो एयरपोर्ट हमले की साजिश के आरोप में लंदन पुलिस ने डॉक्टर सबील अहमद को गिरफ्तार किया था और वो 10 महीने लंदन की जेल में बंद था। साल 2008 में भारत उसे डिपोर्ट किया गया और यहाँ आकर डॉक्टर सबील अहमद ने अलकायदा के आतंकी मोहम्मद अब्दुल रहमान, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद फैजल से मुलाकात की और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को दिए अपने कबूलनामे में सबील ने बताया है कि साल 2009 में वो सऊदी अरब के किंग फहाद अस्पताल में बतौर डॉक्टर नौकरी करने लगा था और लश्कर तैयबा का एक्टिव आतंकी मोहम्मद शाहिद फैजल दमाम में रहता था।
इसी दौरान साल 2012 में उसने शाहिद फैजल, फरदुल्ला गौरी और मोहम्मद उमर के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक खौफनाक साजिश की बुनियाद रखी थी। इस साजिश के तहत ये तमाम आतंकी भारत के अलग अलग राज्यों में बड़े हिंदू नेताओं, पुलिस अफसरों और पत्रकारों की टारगेट किलिंग करने वाले थे। इस साजिश को हुबली, नांदेड़, बेंगलुरु और हैदराबाद में अंजाम दिया जाना था। इस साजिश के लिए सऊदी अरब, पाकिस्तान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लश्कर और दूसरे आतंकी संगठनों से जुड़े स्लीपर सेल ने फंडिंग और हथियारों का इंतजाम करने का जिम्मा संभाल रखा था। टारगेट किलिंग की इस लिस्ट में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की एक बड़ी महिला कॉलमनिस्ट, एक बड़े अखबार के एडिटर, क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर, एक डीसीपी, एक एसीपी और एक सांसद का नाम शामिल था। 29 अगस्त साल 2012 को डॉक्टर सबील अहमद के दो साथी शोएब मिर्जा उर्फ छोटू और अब्दुल हकीम एक बड़ी हिंदू शख्सियत का कत्ल करने के इरादे से टारगेट किलिंग करने निकले थे, लेकिन जब तक वो इस टारगेट किलिंग को अंजाम देते, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर सबील अहमद के कबूलनामे में खुलासा हुआ कि कैसे आतंकवादी भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने और आतंकवादी गतिविधियों में फंड ट्रांसफर करने के लिए सऊदी अरब के कई इलाकों में मीटिंग करते थे और इन मीटिंग्स में न केवल बड़े लश्कर के आतंकी, अलकायदा के आतंकी और पाकिस्तान के आईएसआई के कई कमांडर्स भी हिस्सा लेते थे। डॉक्टर सबील अहमद ने अपने कबूलनामे में ये राज भी उगला कि साल 2014 में अब्दुल रहमान पाकिस्तान गया था और अब्दुल रहमान के पाकिस्तान जाने का पूरा इंतजाम एक और आरोपी आसियान हैदर ने किया था। बकौल सबील अहमद पाकिस्तान में फरदुल्ला गौरी और शाहिद फैजल ने अब्दुल रहमान की मुलाकात लश्कर तैयबा के नंबर 2 जकीउर रहमान लखवी से करवाई थी। ये मुलाकात रावलपिंडी जेल में हुई थी। इसी दौरान वो जमात-उद दावा के सरगना हाफिज सईद से भी मिला था। इस मुलाकात के बाद अब्दुल रहमान सऊदी अरब वापस आ गया और फिर भारत चला गया था। सऊदी अरब सरकार को साल 2016 में जब इस बात की जानकारी मिली कि डॉक्टर सबील अहमद अपनी करोड़ों रुपए की पैतृक संपत्ति को किराए पर रखकर उससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर रहा है, जिसमें आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट और हथियारों की खरीद फरोख्त शामिल है, तो डॉक्टर सबील अहमद को सऊदी अरब की अदालत ने दोषी करार दिया और उसे जेल भेज दिया गया। 20 अगस्त 2020 को एनआईए ने सऊदी अरब से डॉक्टर सबील अहमद का प्रत्यर्पण किया और उसे भारत लाया गया, जिसके बाद साल 2021 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी डॉक्टर सबील अहमद को अलकायदा से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया और उसके बाद जो खुलासा हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल साल 2015 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अलकायदा के पैन इंडिया मॉड्यूल का खुलासा किया था, जिसमें दिल्ली, यूपी, संभल, हरियाणा, उड़ीसा, बेंगलुरु से अलकायदा के 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। इन आतंकियों से पूछताछ के दौरान डॉक्टर सबील अहमद का नाम सामने आया था और फिलहाल डॉक्टर सबील अहमद से पूछताछ के आधार पर आज भी दिल्ली पुलिस, एनआईए और देश की कई एजेंसियां देश में आतंकी घटनाओं की साजिश रचने वाले कई आतंकियों की तलाश कर रही है। इस लिस्ट में सैयद अख्तर, मोहम्मद शर्जील अख्तर, रेहान, अबू सुफियान, आसियान हैदर, शाहिद फैजल, महंगाई के विरोध में निकाली गई एक रैली में टीएमसी के 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट के आरोप लगाया कि पार्टी के लिए दिन रात काम करने के बावजूद उन्हें प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया। और इसी बात से नाराज लोगों ने रैली निकाल रहे दूसरे गुट का रास्ता रोक दिया। कुछ देर तक दोनों गुटों के बीच बहस होती रही, लेकिन तभी भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने हाथापाई शुरू कर दी। इस हंगामे में कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन दोनों गुटों के लोग एक दूसरे से उलझे रहे। बताया गया कि टीएमसी के दोनों गुटों के बीच काफी मारपीट हुई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। हंगामा करने वाले गुट ने आरोप लगाया कि महंगाई के खिलाफ बुलाए गए प्रदर्शन में उनकी अनदेखी की गई। बीजेपी सीपीएम है, इस पूरे हंगामे की वजह से इलाके में बहुत देर तक तनाव का माहौल बना रहा। बाद में वहां के हालात सामान्य करने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
भोपाल में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इन लोगों पर कोरोना के दौरान धरना प्रदर्शन करने, भीड़ एकत्रित करने का आरोप है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के सीमावर्ती इलाके से सीमा सुरक्षा बल ने 4 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये महिलाएं गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुई और मुंबई में रहकर काम करती थीं। जवानों ने इन महिलाओं को उस वक्त पकड़ा जब ये चोरी चुपके अपने गांव लौट रही थीं। यूपी के आगरा में एक गोदाम में आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से लगी ये आग कुछ ही देर में पूरे गोदाम में फैल गई, जिसकी जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद आग को बुझा दिया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी काफी बढ़ा दी। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जबकि कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। भारी नुकसान के बाद गांव वालों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। मध्य प्रदेश के सिवनी में कुएं में उतरे पिता पुत्र की जहरीली गैस का रिसाव होने से मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के बांका में पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से काफी मात्रा में शराब बरामद करने का भी दावा किया है। गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 144वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा में कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है। कोरोना की वजह से 16 किलोमीटर के रूट पर कर्फ्यू रहेगा और रथ यात्रा को 4 से 5 घंटे में पूरा करना होगा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर में पूजा की और वो मंगला आरती में भी शामिल हुए। और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी जनक हमारे साथ जुड़े हैं। जनक, आपसे जानना चाहेंगे कि यात्रा को लेकर क्या-क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल फरियाद, देखिए हमारे दर्शकों को हम सीधी तस्वीर दिखाते हैं। फिलहाल मैं अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में हूं और ये 144वीं रथ यात्रा है। पिछली बार कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए रथ यात्रा नहीं निकाली गई थी और ये मंदिर परिसर है, उसी में तीनों रथों को घुमाया गया था। लेकिन आज तीनों रथों को मंदिर के बाहर शहर भर में घुमाया जाएगा। ये आपको तीनों रथ दिखा रहा हूँ। पूरी तैयारी हो गई है। उसमें पहला रथ है भगवान जगन्नाथ का, अब उसका दूसरा रथ है बहन सुभद्रा का और तीसरा रथ है भाई बलभद्र का। तो ये तीनों रथ तैयार हो गए हैं। अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और पहिंद रस्म करेंगे। पहिंद रस्म क्या होती है कि जो राज्य का राजा होता है वो यहाँ पर आता है और राजा खुद उसका भगवान जगन्नाथ का है वो सोने के झाड़ू से रास्ता साफ करते हैं। उसके बाद तिलक विधि करने के बाद जो राजा होते हैं वही खुद रथ को धक्का देंगे और रथ को खींचेंगे। अब तक हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर थे तो बाकायदा 14 साल तक उन्होंने उस रथ यात्रा 13-14 साल तक उन्होंने रथ यात्रा में हिस्सा लिया था, वही रथ खींचे थे। पिछले कुछ समय से जब से विजय रूपानी है यहाँ पर तो वो यहाँ पर आते हैं और अभी विजय रूपानी आ गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर बतौर इस तीनों रथ में से जो पहला रथ है वो भगवान जगन्नाथ के रथ में पहिंद रस्म करेंगे। ये आप जो देख रहे हो दिलीप दास जी हैं जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और अभी इसके ऐतिहासिक तथ्य को फरहा अगर हम समझे तो तीनों रथ आज यहाँ से निकलेंगे। और अमूमन ये कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जब शहर भर में निकलते हैं तो अपने जो भक्त हैं उनको अपने दर्शन देते हैं और भक्त हैं वो उनके दर्शन मात्र से उनके दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। दरअसल तीनों भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र तीनों अपने मामा के घर पर जो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर का जिसको फासला है सरसपुर, वहाँ जाते हैं। तो ये रथ को लेकर लोगों की भावना इस तरीके से जुड़ी होती है कि भगवान को वो खींचकर रथों में बिठाकर वो ले जाते हैं और
मामा के घर पर यहाँ पर दोपहर तक पहुँचते थे और उसके बाद वहाँ पर उनके लिए भोजन होता है। बड़े पैमाने पर अहमदाबाद में एक बड़े भोजन की व्यवस्था की जाती है। जितने रथ यात्रा में शरीक होते हैं उन सबको मुफ्त खाना खिलाया जाता है। उसके बाद भगवान आराम करते हैं और शाम को वापस मामा के घर से मंदिर के लिए उनके तीनों रथ वहाँ से निकलते हैं। तो लगभग ये 12 से 13 घंटे का वक्त लगता है पूरी प्रक्रिया में। लेकिन इस बार कोविड प्रोटोकॉल के चलते तीनों रथों में आप देखिए यहाँ पर बहुत कम भीड़ दिख रही है। फरहा सालों से मैं कवर करता हूँ रथ यात्रा में, ये 19वीं रथ यात्रा है जो मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखें तो पूरी तरह से ये जो परिसर है, मंदिर परिसर, वो पूरी तरह से भरा हुआ है। लेकिन इस बार देखिए आपको बहुत कम गिने चुने लोग, और जो भी यहाँ पे जो आपको सफ़ेद वस्त्रों में दिख रहे हैं वो खलास है। खलास कम्युनिटी जो दरअसल भरूच से होती है और उनके हिस्से जिम्मा होता है भगवान जगन्नाथ के रथ, तीनों रथ, हालांकि भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के तीनों रथ खींचने की जिम्मेवारी उनकी होती है। और बाहर होता है वो पुलिस का घेरा होता है। तो दरअसल ये जितने लोग हैं उनके सबके RT-PCR किए गए हैं। टेस्ट उनके नेगेटिव आने के बाद ही इन सबको जिम्मेवारी दी गई है। तो इस बार कोविड प्रोटोकॉल चूँकि तीसरी लहर का खतरा बताया जा रहा है, ऐसे में सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। इसके चलते पूरे रूट पर, ये 16 किलोमीटर का जो रूट है, वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो इतनी ही तादाद में लोग, और केवल 5 व्हीकल आपको दिख रहे हैं। ये 3 रथ और 2 इसमें दिलीप दास जी जो मुख्य पुजारी हैं उनकी जीप होती है, और साथ में एक वहाँ पर व्हीकल होता है जो बाकी सारों सामान को लेकर जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मूंग और गुलाब जामुन की जो प्रसाद है वो इस बार नहीं दी जाएगी। बाकायदा चूँकि उनसे इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा रहता है, ये वायरस का फैलने का खतरा, इसलिए प्रसाद की व्यवस्था इस बार बंद कर दी गई है। तो आप देखिए सीधी सादे तौर पर यहाँ पर रथ यात्रा कुछ ही मिनटों में यहाँ पर जो मुख्यमंत्री यहाँ पर परिसर में आ गए हैं, लेकिन एक कमरे में तैयार हो रहे हैं। वहाँ से तुरंत सीधे यहाँ पर आएंगे अपने परिवार के साथ और पहिंद रस्म करके तीनों रथों को यहाँ से मंदिर से बाहर निकालेंगे। फरहा। बिल्कुल जनक, और ये 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और दूसरी तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। और आज भगवान जगन्नाथ की 144वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और तमाम कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए ये रथ यात्रा निकाली जाएगी। जनक, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रथ यात्रा है इसमें कितने लोगों के शामिल होने की इजाज़त है? देखिए, सरकार ने जो गाइडलाइन तैयार की है वो 300 लोग, जो उसमें इन्वाइटी के साथ 300 लोग हैं, लेकिन बाकी का घेरा देख रहे हैं वो पुलिस बंदोबस्त है। आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स दिख रही है, उसके अलावा बाकी जो है वो अहमदाबाद पुलिस दिख रही है। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था, हर बार चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर होती है, चूँकि कई तरह की खतरे की आशंकाओं के बीच ये रथ यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है। चूँकि भगवान जगन्नाथ एक धार्मिक भावना के साथ लोग यहाँ पर निकलते हैं। अहमदाबाद की संकरी गलियों से होते रथ यात्रा निकलती है। एक लिहाज से कहे तो पूरा अहमदाबाद उस दिन सड़क पर होता है, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। फरहा, पहली बार कोरोना के साए में, हालांकि पिछली बार रथ यात्रा नहीं निकली थी, लेकिन पहली बार कोरोना साए में रथ यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है, लेकिन ड्यू प्रोटोकॉल के साथ। बशर्त यही थी कि यहाँ पर जो भी लोग आएंगे उनके RT-PCR कराए जाएंगे। तो जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं खलास के तौर पे सफ़ेद वस्त्रों में के साथ साथ, वो सारे के सारे खलास हैं जिनकी जिम्मेवारी रथ को खींचना है। उन सबके RT-PCR किए गए हैं। सारे के सारे नेगेटिव आने के बाद ही उनको यहाँ अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। तो उसके अलावा बाकी आप मीडिया कर्मी देख रहे हैं और पुलिस, उसके अलावा पूरा मंदिर परिसर में किसी को इजाज़त नहीं है। संकरी गलियाँ होने के चलते एकदम यहाँ इस पूरा जो इलाका है, यहाँ पर लोग हैं वो जो घरों में जो रहते हैं वो बहुत संकरी गलियाँ होती है। ऐसे में कर्फ्यू लगा दिया गया, क्योंकि पुलिस को आशंका थी, सरकार को आशंका थी कि लोग अगर सड़क पर आते हैं तो ज़्यादा संक्रमण बढ़ सकता है। और हालांकि अभी गुजरात में बहुत कम केसेस हैं। अहमदाबाद की जहाँ तक बात की जो केवल 11 केसेस आए थे, फिर भी कोरोना के साए को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई भी किसी भी तरीके का जोखिम लेना नहीं चाहती थी, और इसी के चलते इस बार रथ यात्रा की इजाज़त ज़रूर दी। पिछली बार क्या हुआ था फरहा, तो ये तीनों रथ यहाँ से केवल मंदिर परिसर के बाहर निकाले गए और वापस तीनों रथों को यहाँ पे रखा गया था, इजाज़त नहीं दी गई थी। इस बार इजाज़त दी गई है। भगवान नगरचर्या पर निकलेंगे, जो अहमदाबाद नगर है वो उसमें नगर में घूमेंगे, लेकिन
प्रोटोकॉल के साथ होगी उनकी जो परिक्रमा है, और वो जब वापस लौटेंगे। और मैंने जैसे बताया 12 से 14 घंटा लगते हैं जब ये 13-16 किलोमीटर का रास्ता है मंदिर से सरसपुर उनके मामा का घर, और मामा के घर से वापस जब आते हैं तो ये 12 से 14 घंटे का वक्त लगता है, क्योंकि भीड़ इतनी होती है, लोग इतने होते हैं, लोग दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं, रास्ते में एक रुकावट के तौर पर भी कई बार होता है। तो ऐसे में अब इस बार केवल फरहार 4 से 5 घंटे की अनुमति दी है, तो हो सकता है कि 7 बजे यहाँ रथ यात्रा निकले तो 12 बजे, जो शाम को 8-9 बजे रथ यात्रा यहाँ रथ पहुँचते थे, उसकी जगह पर दोपहर 12 बजे तक इन तीनों रथों को वापस पहुंचाने की जिम्मेवारी दी गई है। पुलिस के साथ साथ क्योंकि पूरे रूट पर कर्फ्यू है, कहीं पर लोगों को निकलने की इजाज़त नहीं है। लोगों को कहा गया कि अगर बाहर निकलेंगे तो उन पर एपिडेमिक एक्ट और कर्फ्यू धारा के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई होगी। ऐसे में लोगों से इजाज़त दी गई है कि आप केवल टीवी चैनल्स पर जो दिख रहे हैं, लाइव जो दिख रहा है, उसी से भगवान के दर्शन करें, लोग सड़कों पर ना आए। ये अहमदाबाद पुलिस की ओर से लगातार लोगों से गुजारिश की जा रही है। और देखिए अब दिलीप दास जी यहाँ पर हैं, जो मुख्य पुजारी हैं। आप सफ़ेद वस्त्रों में जो देख रहे हैं वो दिलीप दास जी हैं, जिनके ये पूरा मंदिर है वो उनके ट्रस्टी के तौर पे पुजारी, मुख्य पुजारी के तौर पर है। भगवान जगन्नाथ की पूजा रोजाना उनके हाथ होती है और अब वो पूरी तरह से तैयार हैं। कुछ ही पल में यहाँ पर मुख्यमंत्री विजय रूपानी अपने परिवार के साथ आएंगे और उसके बाद पहिंद रस्म, जो मैंने कहा, सोना जो झाड़ू होता है वो सोने का होता है, और सोने के झाड़ू से भगवान जगन्नाथ का जो रथ यात्रा निकलने का रास्ता है उसको वो साफ करते हैं कि प्रतीकात्मक रूप से भगवान के आगे राजा भी उनके भक्त के तौर पे होते हैं। तो वो कितने भी बड़े राजा क्यों ना हो जाए राज्य के तौर मुखिया के तौर पर, लेकिन वो भगवान के भक्त हैं और उनका रास्ता साफ करते हैं। तो एक भक्त और भगवान के बीच की जो भावना है वो यहाँ पर एक प्रतीकात्मक रूप से यहाँ दिखाई। देखिए उनके सीएम सिक्योरिटी के जो कमांडो हैं वो भी, शैडो कमांडो जिसको कहते हैं, वो भी अब आ गए हैं यहाँ पर। और कुछ ही पल में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, अंदर मंदिर परिसर में आ गए, लेकिन उनको तैयार करना होता है। उनके सर पर सहरा बांधा जाता है, पूरी तरह से एक राजा का लुक होता है जो हम देखते हैं। और आपने पहले भी देखी होगी फराह की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बतौर वहाँ पर ये आते थे, उस समय पर चेहरे सर पे सहरा होता था और यहाँ आके पूरी तरह से वो एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ होते थे। एक नया ही यहाँ पे एटमॉस्फेयर, जिसको कहे चार्ज एटमॉस्फेयर, वो होता था। लेकिन पिछले कुछ समय से ये कोरोना की गाइडलाइन पिछले 2 साल से तो अगर देखें हम तो वही स्थिति देखनी है। बहुत कम लोगों को यहाँ पर इजाज़त दी गई है और बाकायदा मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर जब विजय रूपानी यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद रथ को यहाँ से निकालेंगे तो आज 4 से 5 घंटे का वक्त बताया गया है फराह, कि उस 4 से 5 घंटे के भीतर ही तीनों रथों को वापस मंदिर परिसर में लाना है। बिल्कुल। और जनक हमारे सहयोगी जो हैं, दर्शकों को तमाम अहम जानकारियां उन्होंने साझा की, किस तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए ये रथ यात्रा निकाली जाएगी। और जो सीएम है वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं और जिस तरह से जनक बता रहे थे कि जो सोने की झाड़ू है उससे वो रास्ता साफ किया जाएगा जहां से ये यात्रा निकाली जाएगी। और तमाम जानकारी जो जनक बता रहे हैं कि इस बार जो प्रसाद है उसका वितरण भी नहीं होगा और कोरोना के साए में ये रथ यात्रा पहली बार निकाली जा रही है। पिछले साल रथ निकले थे लेकिन वो उनको वापस मंदिर में ले लिया गया था, यात्रा नहीं निकाली गई थी। लेकिन इस बार कोरोना के मद्देनजर तमाम प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ये यात्रा निकाली जा रही है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अमूमन ये होता है कि जो रथ हैं वो रात को 8 या 9 बजे वापस लौटते हैं, लेकिन इस बार ये कहा गया है कि 4 से 5 घंटे में ही ये यात्रा पूरी कर ली जाए, यानी कि ये अब से कुछ ही मिनटों में यात्रा शुरू होगी। और ये कहा गया है कि दोपहर 12 या 1 बजे तक ये यात्रा पूरी कर ली जानी चाहिए प्रशासन की तरफ से, क्योंकि कोरोना को ध्यान में रखते हुए तमाम बदलाव किए गए हैं, आस्था का भी ध्यान रखा गया है और कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए ये यात्रा निकाली जाएगी। अहमदाबाद से ये खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम अहम जानकारी हमारे सहयोगी जनक इस वक्त हमारे साथ साझा कर रहे हैं। जनक, आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी देर में ये यात्रा शुरू होगी, क्योंकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं लगभग जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बहन सुभद्रा का रथ है, मैं दूसरा रथ दिखाऊंगा, उसमें एक जो रस्सी है वो रस्सी बांधी जा रही है, उन्हीं रस्से से पूरे रथ खींचे जाते हैं। ऐसे ही पहला रथ है जो भगवान जगन्नाथ का, उसके आगे भी जो रस्सी है वो लग चुकी है और अब चंद मिनट बताए जा रहे हैं। पूरी तरीके से तैयार हो गया है, वहाँ छतरी भी उनकी जो है तैयार हो गई है। जो मुख्यमंत्री आएंगे और मुख्यमंत्री मुझे दिख रहे हैं, उनके प्रोटोकॉल दूसरी ओर वहाँ पर पूरी तरह से तैयारी है। कुछ ही चंद मिनट कह सकते हैं उतने में यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और जिस तरीके से मैंने बताया, और आज का ऐतिहासिक महत्व है इनकी कहानियाँ अगर मैं बताऊँ जो इनके साथ इतिहास के साथ जुड़ी हुई है, जो पौराणिक कथाएं इनके साथ जुड़ी हुई है, वो यही है कि जब भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र जब तय करते हैं कि मामा के घर पे जाना है, उसके 2 दिन पहले वो बीमार हो जाते हैं, उनको कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। उस ज़माने में मैं जब इन्फेक्शन के तौर पे उनकी आंखों में इन्फेक्शन था तो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ से निकले, लेकिन जामुन जो हमें ब्लैकबेरी जिसको कहते हैं, वो जामुन को खिलाए जाते हैं एक मेडिकल ट्रीटमेंट के। और इस वक्त आप देखें तो कंजक्टिवाइटिस इस सीज़न में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो भगवान उस ज़माने में भी जब यहाँ से माना जाता है वैदिक शास्त्रों में कि जब भगवान ने तो तीनों को कंजक्टिवाइटिस हुए तो नेत्रोत्सव के तौर पर एक रस्म 2 दिन पहले यहाँ पर मनाई जाती है कि भगवान को जामुन खिलाए गए थे, ब्लैकबेरीज, और उसके बाद वो जामुन इतने वो इन्फेक्शन जो था उन जामुन से इन्फेक्शन खत्म हो गया था। और जब आज वो रथ यात्रा निकलती है, आषाढ़ी दूज जिसको यहाँ पर कहते हैं, जो हिंदू परंपरा के मुताबिक जो साल माना जाता है, आज कच्छ के जो लोग हैं उनके लिए भी नया साल है। तो आषाढ़ी दूज के दिन यहाँ पर जब तीनों रथों में भगवान को बिठाए जाते हैं तो उनकी आंखें ठीक होती है और वो तैयार होते हैं कि हाँ आज हम मामा के घर पे जा रहे हैं। तो भगवान के दर्शन पाने के लिए अहमदाबाद की जनता पूरी, अमूमन मैंने जब देखा है, इसलिए पिछले 19 सालों से मैं कवर कर रहा हूँ रथ यात्रा को पढ़ा, तो मैंने देखा है कि लाखों की तादाद में, यहाँ कहें कि पूरा अहमदाबाद पूर्व जो है अहमदाबाद का है, वो पूरे की जनता यहाँ पर एक झलक पाने के लिए, भगवान की झलक पाने के लिए सड़कों पर होती है कि भगवान की एक झलक भी अगर उनको मिल जाए तो उनके जो दुख दर्द हैं वो भगवान उनके दुख दर्द दूर कर देंगे। एक भावना उनकी होती है, उनका प्रसाद लेने के लिए, जो जामुन की बात मैंने कही, वो लोग यहाँ पर जामुन के लिए आते हैं कि वो जामुन उनको भगवान के जो प्रसाद में चढ़ाए गए हैं वो उनको दिए जाए। देखिए ये पूरी तैयारी हो गई है, मुख्यमंत्री आ गए हैं, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने मुख्यमंत्री का रास्ता क्लियर किया जा रहा है और ये मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच गए हैं। और अब ये पैन रस्म में इनके देखो कमांडो आ गए हैं और ये मुख्यमंत्री की पहली तस्वीर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं। देखिए उनको बाकायदा छाते के साथ आते हैं मुख्यमंत्री, सहरा उन्होंने लगाया हुआ है और इसी तरीके से बाकायदा एक राजा के तौर पे भगवान के सामने वो आते हैं। भले वो एक भक्त की भूमिका में है लेकिन वो भी राजा हैं, राज्य के मुखिया हैं। तो जब ये रथ यात्रा निकाले जाते हैं तो देखिए अगर आप वो छड़ी भी देखेंगे तो वो छड़ी है जो उसके साथ वो झाड़ू भी है, आप देख रहे हैं जो थाली में आपको दिख रहा है, सोने की थाली जो वहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा है, उसमें गुलाब के पत्ते हैं। उनकी जो अंजलि बहन है जो मुख्यमंत्री की पत्नी, उसके अलावा होम मिनिस्टर, डिप्टी सीएम, ये सारे लोग यहाँ पर आते हैं और भगवान की अभी देखिए पूजा होगी। फराहम है वो तस्वीरें दिखाऊंगा। मुख्यमंत्री विजय रूपानी और अंजलि बहन वो पहले जो भगवान का जो रथ है वहाँ पर अंदर हैं और अब देखिए हार दिया जा रहा है दिलीप दास जी के द्वारा, वो हार भगवान को पहनाया जाएगा। और उसके बाद आपको मैंने जिस तरीके से कहा कि एक रस्म होती है, इसकी अदायगी होती है कि भगवान के रथ को जब ग्रीन सिग्नल जाए, हरी झंडी जिसको कहे, तो हरी झंडी कैसे मिलेगी, तो पहला उनका रास्ता साफ होना चाहिए। आप कितने भी बड़े राजाधिराज क्यों ना हो, राज्य के मुखिया क्यों ना हो, लेकिन भगवान के आगे आप भक्त के तौर पे हैं। तो भक्त के तौर पे पहली भूमिका ये होती है कि आप आइए और एक रास्ता, देखिए सोने का जो झाड़ू है वो आ चुका है और ये सोने का झाड़ू दिया जा रहा है और ये सोने के झाड़ू से रास्ते को साफ किया जाएगा। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि एक प्रतीकात्मक होती है लेकिन एक संदेश देने के लिए कि भगवान के आगे हर कोई, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, भूमिका के तौर पे आप राज्य के मुखिया हैं वो बात अलग है, लेकिन आप भगवान के सामने भक्त के तौर पर यहाँ पर आए हैं तो जाहिर सी बात है। देखिए अब मुख्यमंत्री विजय रूपानी आ गए हैं बाहर पूजा करने के बाद और अब अंजलि बहन भी देख रही हैं, उनकी धर्मपत्नी, और उसके साथ होम मिनिस्टर देख रहे हैं आप, गृह राज्य मंत्री हैं प्रदीप सिंह जाडेजा। और ये देखिए उन्होंने हाथ में झाड़ू पकड़ा, देखिए मैंने आपको जिस तरीके से बताया था, देखिए ये हाथ में झाड़ू उन्होंने पकड़ा है और ये झाड़ू से अब वो रास्ता साफ करेंगे और उसके बाद
ये एक रस्म होती है कि तीनों रथों को एक प्रतीकात्मक तौर पर इसको खींचा जाता है। ये देखिए अब मुख्यमंत्री आएंगे आगे और उसके बाद भगवान जगन्नाथ का, चूँकि अभी उप मुख्यमंत्री हैं और उनका जो परिवार है वो अभी वहाँ पर पूजा कर रहा है भगवान जगन्नाथ का। और भगवान जगन्नाथ का ये रथ है, बहन सुभद्रा है और भाई बलभद्र है, ये तीनों रथ है। और देखिए मुख्यमंत्री को अब कहा जा रहा है, ये रस्म के बारे में बताया जा रहा है। बाकी हर बार हालांकि पिछले 4 साल से मैं देख रहा हूँ कि बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर विजय रूपानी यहाँ पर आते हैं। और अभी आप देखिए कि ये झाड़ू से रास्ता साफ करेंगे और उसके बाद देखिए ये एक प्रक्रिया के तौर पे ये आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पहले नीचे उतरे हैं मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उसके अलावा उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, उनको भी ये झाड़ू हाथ में दिया जा रहा है। तो एक रस्म के तौर पे देखिए ये एक प्रक्रिया है और ये आप यहाँ पे देखें पूरी तरीके, देखिए ये रास्ता साफ करते हुए ये रस्म करते हैं। ये एक अदायगी है, रस्म अदायगी है भगवान के आगे कि आप विजय रूपानी को देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं लेकिन भगवान के आगे एक आम भक्त के तौर पर हैं। और इसी के चलते ये रास्ता साफ करने का प्रतीकात्मक। और अब आप देखिए आगे जो भगवान जगन्नाथ के रथ का जो रस्सी है वो उनके हाथ में दी जाएंगी और बाकी जो सफ़ेद वस्त्रों में आपको दिख रहे हैं वो खलास हैं। वहाँ पर जो रथ को खींचने की जिम्मेवारी जिस सालों से या कहें सदी से कहें, क्योंकि 144 सालों से ये रथ यात्रा यहाँ पर आयोजित होती है। तो परिवार जो खलास परिवार हैं वो चाहे दादा हो, उसका बेटा हो या उसका बेटा हो, वो एक परंपरा के तौर पे उन खलास परिवारों के ये सर पे ये जिम्मेवारी होती है। और देखिए अब विजय रूपानी को हाथ में रस्सी दी गई है, उप मुख्यमंत्री भी साथ में है नितिन पटेल। और देखिए ये श्रीफल जो नारियल जो होता है वो अभी फोड़ा गया। एक शुभ बात मानी जाती है कि जब अच्छी कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो आप नारियल हैं उसको फोड़ा जाता है, ये हिंदू परंपरा के मुताबिक। और इसी तरीके से आप देखिए अब ये रथ की जो रस्सी है वो विजय रूपानी के हाथों में दी जाएगी और उसके बाद एक प्रतीकात्मक तौर पे देखिए रस्सी दी गई है। और कुछ जूम करने की कोशिश करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम लोग कि वो तस्वीरें भी देखिए ये रथ को खींचा गया और इसमें उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ये रस्सी खींचते हुए रथ को आगे ले जाते हुए ये दिख रहा है। ये पहला रथ भगवान जगन्नाथ, कोरोना के साए में भगवान जगन्नाथ आज लोगों को, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नगरचर्या पर, जिसको कहें कि शहर भर में घूमेंगे। भगवान से कामना यही है कि कोरोना जैसे ये हम देख रहे हैं तो कोरोना से लोगों को मुक्ति दे, कोरोना जैसे घातक बीमारी से लोगों को जल्दी मुक्ति दे। आज जब वो शहर भर में दिखे, लोगों की भावना भी यही होती है कि भगवान के सामने जब वो जाते हैं तो उनके दुख दर्द सारे हर लिए जाए। और इस बार जिस दूसरी लहर में हमने देखा था कई लोगों को जहाँ पर जिस तरीके की स्थिति पाई गई थी, कई लोगों की जाने गई, कई परिवार बिखर गए पूरी तरीके से। लोगों की यही चाह होगी भगवान से एक मन्नत भी कहें कि भगवान ये जो एक दुख दर्द है जनता पर पूरे देश में या दुनिया में, एक वही हर बार जो राज्य के मुखिया के तौर पे विजय रूपानी भी यही बात करेंगे कि लोगों को जो दूर दर्द है भगवान से हमने प्रार्थना की है कि वो दुख दर्द हर लिया जाए, उससे निजात पा ली जाए। तो ये पहला रथ निकल चुका है। अब एक परंपरा के तौर पे उनकी धर्मपत्नी और ये यहाँ पर दिख रहे हैं, ये अंजलि बहन और बाकी लोग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अब ये दूसरा रथ है, वो दूसरे रथ को यहाँ पर खींचा जाएगा और उसके बाद ये तीसरा रथ, ये दूसरा जो रथ है वो बहन सुभद्रा का है और उसके बाद भाई बलभद्र का तीसरा रथ है। ये तीनों रथ बाहर जाएंगे और 4 से 5 घंटे के भीतर पूरी की पूरी रथ यात्रा यहाँ वापस तीनों रथों को यहाँ लाना है। 4 से 5 घंटे का वक्त फिलहाल इन जो खलास भाई हैं, जो खलास परिवार हैं, उनको दिया गया है। परा बिल्कुल जनक, और ये न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको देख रहे हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की।